हैं अभी, या फिर हम दो ही हैं, जब कोई लोग आएंगे तो ज्वाइन कर लेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि यार ये बड़ा चलो खुश्क सा सब्जेक्ट है, मैं चाह रहा हूँ उसको जल्दी से खत्म करें। थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन। चलो जी। अच्छा जी, देखें, आज शुरू करना है हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर कुछ नॉन सी टर्म्स हैं जो पीपीएससी के कह लो के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बाकी तो पूरा तो नहीं करेंगे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को या मेजरमेंट्स को, जो हमें लगता है कि आने के हिसाब से हैं, आने वाली हैं चीजें, उन्हीं को देखते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखो जी, होता क्या है। जब जब भी कोई बंदा आप कोई, हाँ जी कामरान, आज तो आ गए हो हिम्मत करके। सर मैं तो पहले भी आ जाता हूँ। मैंने कहा वो मॉडल हो गया मुकम्मल? मॉडल हो गए, जितने पढ़ने तो पढ़ लिए, कोई मजीद पढ़ना है तो बता दो, वो कर लेंगे हम। सर वो एक है नहीं कोकोमो मॉडल इस तरह का? वो इसी में है ना, वो आज ही पढ़ने हैं हमने, मोको शोको। वो बस ठीक है, एसटीएलसी मॉडल नहीं है, वो और मॉडल है, वो आज हमने इसी में पढ़ने। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मुराद है कि आपने प्लानिंग करनी है कि कोई भी प्रोजेक्ट हमें मिला है, हम कैसे लेके चलेंगे, उसको शेड्यूल बनाएंगे कि इस हफ्ते में हमें ये इसकी ये चीज डेवलप करनी है, इसके लिए हमें इतने बंदे रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, और कोई टाइमलाइन वगैरह होगी, फिर मॉनिटरिंग करनी है आपने कि वाकई हमने जो स्केड्यूल बनाया था कि इस हफ्ते में हमने ये काम करना है, कि हमने किया है, और इन केस अगर कोई उसमें इशू आ रहा है तो उसको अपने कंट्रोल करना है। तो ये सारी चीजें जो है ना एसपीएम या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाती हैं। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप के अंदर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो लेकिन इसमें जो हमने चीजें करनी वो हम अपने हिसाब से करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें प्रोजेक्ट को मैनेज करने में मदद करेंगी। तो देखते हैं जी आप। तो यही आप बोल रहे थे कि कोकोमो मॉडल, तो पहले हमने कोकोमो मॉडल ही देखना है आज। तो देखो, कोकोमो स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। अब होता क्या है इसमें, कॉस्ट एस्टिमेशन आपने लगानी है कि यार जो ये जो प्रोजेक्ट मैंने पकड़ लिया है। स्टार्ट में कहा ये एसडीएलसी मॉडल नहीं होते, फिर ये कौन से होते हैं, मतलब एसडीएलसी नहीं होते तो? ये देखो, सॉफ्टवेयर डेवलप करने की नहीं है। एसटीएलसी से मुराद है कि आप एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो। ये मॉडल है कि आपने सॉफ्टवेयर ले लिया है, उसके अंदर आप मजीद कोई चीज एस्टिमेट करोगे उसकी। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि आपको आपने ये पता लगाना है कि मेरा जो है कितनी कॉस्ट में होगा, इसके लिए मुझे कितनी मैन पावर चाहिए होगी, इस तरह की चीजें जो है। अच्छा, जो मतलब तो रिसोर्स एस्टिमेशन के लिए। रिपोर्ट लिस्ट है, या आप देखना चाहते हो कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कितना बड़ा बनेगा, कितनी लाइन ऑफ कोड्स होंगी उसमें, कितना कम्प्लेक्स बनेगा, ये सारी चीजें जो है ना, इस तरह के जो मॉडल्स हैं, वो एक अलग चीज है, वो डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। वो और चीज है कि आपने कह लो कि मेजरमेंट्स करनी है, कुछ मीट्रिसेस है जिनकी बुनियाद पे आप ये डिसाइड करते हो कि ये सॉफ्टवेयर जो है कितना कम्प्लेक्स है, कितना लेंथी है, कितने महीने चलेगा, कितना बंदे चाहिए होंगे, इस तरह की चीजें। अब देखो, कोकोमो में हम दो चीजें मेन पढ़ेंगे, एक एफर्ट और एक साइज। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह डिफर करते हैं उसमें हमने देखा था कि डेवलप करने से काम चल रहा था, ये क्या हुआ। अब डेवलपमेंट से निकल आए, अब हम प्लानिंग की तरफ आ रहे हैं कि जाहिर अब मैंने बनाना है तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि ठीक है मैंने पकड़ तो लिया है, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसके लिए मुझे कितनी मेन पावर चाहिए होगी, किस फील्ड के कितने प्रोग्रामर चाहिए होंगे, और इसी तरह बाकी चीजें। तो देखो, कोकोमो मॉडल जो है वो हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है। ये हमें कॉस्ट बताता है। अब कॉस्ट रुपए में भी हो सकती है कि कितने पैसे लगेंगे, कास्ट हमारे पास मैन पावर के सूरत में भी हो सकती है, कितने बंदे चाहिए होंगे, और भी कुछ चीजों को हम देखेंगे। एंड इज ऑफन यूज्ड एज अ प्रोसेस ऑफ रिलायबली प्रेडिक्टिंग द वेरियस पैरामीटर एसोसिएटेड विद मेकिंग अ प्रोजेक्ट। कौन कौन से किन किन की चीजों के बारे में हम एस्टिमेट कर सकते हैं। साइज, प्रोजेक्ट का साइज क्या होगा। एफर्ट, एफर्ट हम मेन पावर में लेते हैं कि उस पर कितनी एफर्ट लगेगी। कॉस्ट, कितने उस पर खर्चा आएगा, बजट क्या होगा। टाइम, उसकी कितना देखें टाइम लगेगा। और क्वालिटी, देखें इस तरह की चीज है। ये हम कोकोमो मॉडल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोकोमो मॉडल जो है वो बेरी बोहम ने प्रपोज किया था 1981 में। बेरी बोहम का काफी सारा काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में। तो ये कोकोमो मॉडल भी जो है ना वो बेरी बोहम का ही डिवाइस करता है। और इसने जो है ना 63 प्रोजेक्ट्स की स्टडी की थी 1981 के अंदर तक। और उस प्रोजेक्ट्स की जो स्टडी थी उसकी बेस पे फिर उसने ये मॉडल बनाया था कि अगर आपने यार उसने कुछ चीजें नोट डाउन की होंगी, कोई फार्मूलाज वगैरह काफी सारे, लेकिन वो तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन हम बेसिक आइडिया लेंगे कि कोकोमो मॉडल है क्या। तो इसलिए क्योंकि इसने काफी लेंथी रिसर्च की थी फिर ये मॉडल पेश किया था, तो इसलिए कहते हैं कि बेस्ट डॉक्यूमेंटेड मॉडल है, कि काफी ऑथेंटिक मॉडल है, इसके थ्रू जो आप एस्टिमेशन करते हो
वो करीब जो है ना आपकी एक्चुअल जो कास्ट है या कोई एफर्ट लगी उससे करीब इतनी निकलती है। अच्छा, द की पैरामीटर दैट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ एनी सॉफ्टवेयर विच आर आल्सो एन आउटकम ऑफ द कोकोमो क्या क्या है जी? एफर्ट्स है और शेड्यूल है। ये दो चीजें हैं जिन पे कोकोमो कह लो के फोकस करता है कि एफर्ट कितनी दरकार होगी और शेड्यूल यानी कि टाइम कितना लगेगा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो ये दो चीजें हम इसको देख भी लेते हैं कि एफर्ट क्या है और शेड्यूल क्या है। तो हमें पता चल गया कि कोकोमो मॉडल है, कास्ट एस्टिमेशन मॉडल है, काफी सारी चीजें हो सकती हैं उसमें, साइज, एफर्ट, टाइम, क्वालिटी, लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो दो चीजों पे, एक एफर्ट पे और टाइम पे यानी शेड्यूल पे। देखो एफर्ट क्या है, शेड्यूल क्या है। एफर्ट से क्या मुराद है? अमाउंट ऑफ लेबर दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। अब लेबर से मुराद इसमें मजदूर तो नहीं है, यानी कि कह लो कि स्किल्ड पर्सन, प्रोग्रामर हो सकता है या किसी भी फील्ड से हो सकता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी आपने प्रोजेक्ट हाथ में उठाया। कितने आपको स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए? तो ये है एफर्ट। इट इज मेजर्ड इन पर्सन मंथ यूनिट। इसका जो यूनिट है वो पर्सन मंथ है। अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे बंदे आपको एक ही टाइम में चाहिए, नहीं, हो सकता है कि कुछ सबसे पहले आपको डिजाइनर चाहिए, जो डिजाइन बनाएंगे, मॉडल बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट का भी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो पहले मंथ में लेट्स से मैं कहता हूँ कि मुझे 5 डिजाइनर चाहिए, तो मेरे पास क्या होगा, 5 फर्स्ट मंथ में जो है ना मेरी एफर्ट निकलेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए मुझे जो है ना 10 प्रोग्रामर चाहिए होंगे। तो नेक्स्ट 2 मंथ की जो मेरी एफर्ट निकलेगी वो 10 पर्सन निकलेगी, क्योंकि पहले वाले 5 तो फ्री हो गए, तो उनके मुझे अब जरूरत नहीं है। तो इस तरह करके ये टाइम के साथ वेरी करती रहती है एफर्ट कि आपने एक प्रोजेक्ट में कितनी एफर्ट जो है वो डालनी है। इस तरह शेड्यूल है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक काम है, जैसे अभी मैंने डिजाइन की एग्जांपल ली थी, तो डिजाइन एक कह लो कि एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करने के दौरान, तो कितना टाइम लगेगी, तो उसको हम शेड्यूल कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी है वो कितना टाइम ले रही है, इसके हिसाब से हमने इसको एस्टिमेट करना होता है। दिस सिंपली मीन्स द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब, कि कोई स्पेसिफिक जॉब है, कोई टास्क है, उसको कंप्लीट करने में आपका कितना टाइम लग रहा है, इसको आप शेड्यूल बोलते हो। विच इज ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनल टू द एफर्ट पुट इन। और ये चीज आपके एफर्ट पे डिपेंड करती है। क्या मुराद है कि अगर आपने एफर्ट ज्यादा डाली है, यानी कि आपने बंदे ज्यादा डाल दिए हैं, तो काम जो है टाइम जो है आपको कम लगेगा, प्रोपोर्शनल है इसके। और अगर आपके पास एफर्ट कम है, बंदे आपके पास कम है, तो सीधी सी बात है टाइम आपका ज्यादा लगेगा। तो आप कह सकते हो क्या कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल के दरमियान एक लिंक बना हुआ है कि जितनी एफर्ट होगी उतना ही टाइम कम लगेगा, या जितनी एफर्ट कम होगी उतना ही टाइम आपके पास ज्यादा लगेगा। इट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ टाइम सच एज वीक्स एंड मंथ्स। उसका हमने देखा था पर्सन मंथ यूनिट था एफर्ट का हमारे पास, और शेड्यूल का हमारे पास यूनिट है वीक्स या मंथ्स, कि इस स्पेसिफिक काम को करने के लिए मुझे जितने वीक्स चाहिए होंगे या इतने मंथ्स चाहिए। तो ये कोकोमो मॉडल जो है इसका एफर्ट पे और शेड्यूल पे जो है ना फोकस करता है। अब 3 तरीकों से हमें पता चलता है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो कितना कॉस्ट या एफर्ट के हिसाब से किस कैटेगरी में लाई करेगा। 3 कैटेगरीज बेरी वो हमने ऑलरेडी बना दी है। आप जब भी कुछ फार्मूलाज हैं उनके थ्रू जब आप एस्टिमेट करते हो, तो एक इनमें से एक कैटेगरी में आपका प्रोजेक्ट जो है वो फॉल करता है। तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाता है कि आपको कितनी एफर्ट चाहिए होगी और कितना शेड्यूल चाहिए होगा। वो 3 जो है कह लो कि मैट्रिक्स, वो कौन कौन से हम देख लेते हैं। जो पहला मैट्रिक्स है वो है ऑर्गेनिक। तो देखो इस कैटेगरी में जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट फॉल करेंगे वो कैसे होंगे। A software project is said to be an organic type, कि उसकी टाइप ऑर्गेनिक होगी if the team size required is adequately small। कि अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको करने के लिए आपके पास एफर्ट कम दरकार, तो आपने एस्टिमेट लगाया, आपको पता चल गया कि एफर्ट्स में यानी कि बंदे कम दरकार होंगे, तो आपने अपने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनिक कैटेगरी में डाल दिया कोकोमो के मुताबिक। अच्छा, एक तो ये चीज होगी। और दूसरा कैटेगरी क्राइटेरिया क्या है, द प्रॉब्लम इज वेल अंडरस्टूड। जिस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन के लिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको आपने अच्छे से समझा हुआ है, एंड हैज बीन सॉल्व्ड इन द पास्ट। और इसी से मिलते जुलते प्रॉब्लम्स को आपने जो है माजी में भी कह लो कि प्रोजेक्ट इस तरह के बनाए थे। एंड आल्सो द टीम मेंबर्स हैव अ नॉमिनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। कि जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपके पास आपको इनकाउंटर हुआ है, जिसके पे आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, इस तरह का जो प्रॉब्लम है आपकी टीम को अक्सर आता रहता है। तो इस तरह की जब सारी चीजें आप एस्टिमेट करते हो कि एफर्ट कम चाहिए, इस तरह के प्रोजेक्ट आपने पहले बनाए हुए हैं, आपने अच्छे से समझ लिया है, और इस तरह के पहले भी आपकी टीम जो है ना काम करती रहती है, तो आप कहोगे यार ये तो जो है ना ऑर्गेनिक कैटेगरी में लाई करेगा।
और ऑर्गेनिक से मुराद है कि आपके पास एक स्मॉल साइज सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपके पास है। फिर उसके ऑर्गेनिक के अंदर अपने हैं कि अगर कोई सॉफ्टवेयर ऑर्गेनिक के अंदर गिरता है तो इस तरह से आप चलोगे। लेकिन हमने ये देख लिया कि ऑर्गेनिक एक कैटेगरी है कोकोमो के मुताबिक, उसमें ये इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं जिनकी जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। इसके साथ जो दूसरा है वो सेमी डिटेच के नाम से है। ऑर्गेनिक सबसे पहली कैटेगरी है, फिर हमारे पास सेमी डिटेच आती है। ये ऑर्गेनिक से थोड़े से कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन तीसरा हमारे पास एम्बेडेड है। एम्बेडेड है, मैं देख लूं, ठीक है एम्बेडेड है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास एम्बेडेड है जिसमें बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स और लेंथी प्रोजेक्ट आते हैं। तो ये जो सेमी डिटेच है वो इसके बीच में लाई करती है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके लिए एफर्ट ऑर्गेनिक से ज्यादा चाहिए होगी और जो रिलेटिवली ऑर्गेनिक से ज्यादा कम्प्लेक्स होंगे। और हो सकता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट आपने माजी में एक आधा किया हो, लेकिन ज्यादा आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो बीच में लाई करता है ये सेमी डिटैच ना, इस तरह के सॉफ्टवेयर। देखें, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज सेड टू बी सेमी डिटैच टाइप इफ द वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज टीम साइज, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द वेरियस प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स लाई इन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड एम्बेडेड। ये बीच बीच में ही है, तकरीबन तकरीबन कह लो कि दरमियान वाली चीज है। इतना ज्यादा आपको हाउ नाउ नहीं है इस प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस है जरूर। आप समझ रहे होगे दरमियान वाली चीज है। द प्रोजेक्ट क्लासिफाइड एज सेमी डिटेच्ड कैसे होते हैं? आर कंपैरेटिवली लेस फेमिलियर। जब मैंने बता दिया कि इतना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, हाँ थोड़ा बहुत आपको पता होता है कि कैसे काम करना है। एंड डिफिकल्ट टू डेवलप, और रिलेटिवली ऑर्गेनिक की निस्बत आपको इनको डेवलप करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी कंपेयर टू द ऑर्गेनिक की निस्बत। एंड रिक्वायर्ड मोर एक्सपीरियंस, बेटर गाइडेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि थोड़ा सा चैलेंजिंग सॉफ्टवेयर है। ऐसे हैं जो आपने पहले काम नहीं किया, उसके लिए आपको थोड़े से ज्यादा कह लो कि एफर्ट चाहिए, बंदे आपको थोड़े से ज्यादा स्किल्ड चाहिए और प्रॉपर जो है ना गाइडेंस और क्रिएटिविटी चाहिए। तो इस तरह जब आप एक सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वो सॉफ्टवेयर आपके पास कोकोमो मॉडल के मुताबिक सेमी डिटेच्ड कैटेगरी में लाई करता है। इसके एग्जांपल कैसे है कि आपने कोई कंपाइलर बनाना है नया, या एम्बेडेड सिस्टम आपने कोई डिजाइन करना है, तो इस तरह की चीजें आप रोज रोज नहीं बनाते। देखो एम्बेडेड सिस्टम क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि एक स्पेसिफिक काम के लिए जो बनाए जाते हैं, तो आप ऐसे बहुत कम बनाते हो। आप ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल हो, हर बंदे के लिए यूज होने वाले हैं, और उसमें काफी सारी वास्ट कह लो कि वैरायटी हो। और कंपाइलर यानी कि आपको एक लैंग्वेज बना रहे हो, तो उसके लिए फिर आप कंपाइलर डिजाइन कर रहे हो, तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप इस तरह की कोई चीज बनाओगे। इसलिए थोड़ी सी कह लो कि रिलेटिवली थोड़ा सा टफ है ऑर्गेनिक के। नेक्स्ट हमारे पास एम्बेडेड है। ये कह लो कि बहुत कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर टाइप्स हैं जिनको आप बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, नई टेक्नोलॉजी है, रिस्क इसमें ज्यादा होता है। इस तरह की चीजें जो है वो एम्बेडेड में लाई करती हैं। देखें, अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं है। प्रोग्रामिंग जो पैरामीटर्स हैं उसके कम्प्लेक्स हैं। इसमें तो क्या आप सीक्वेंशियल बना रहे थे और सिंपल सिंपल से बना रहे थे, इसमें प्रॉपर आपको आर्किटेक्चर के साथ चलना है। लेट्स से मैं कह देता हूँ 3 टियर आर्किटेक्चर के साथ बनाना है, तो स्ट्रिक्टली आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो इसी मॉडल के मुताबिक जो आपके पास है आर्किटेक्चर, इसी के मुताबिक आप डेवलप करोगे। काफी कम्प्लेक्स टाइप का क्रिएटिविटी है, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा नहीं बल्कि अच्छा खासा चैलेंजिंग है। बाकी चीज नहीं है ना कि आपको पता है कि आप सिंपल चीजें बना रहे हो, ये यूजर से ले रहे हो, उसको कैलकुलेट करके दे रहे हो, कोई इतनी खास लॉजिक आपको लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपको सोच विचार करनी पड़ेगी। इस तरह के प्रॉब्लम है जो आपको काफी सोच विचार करने के बाद आपको समझ आएगी कि इसको किस तरह से टैकल करना है। एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स, और आप अच्छी खासी एक्सपीरियंस टीम चाहिए। नई बंदों के कह लो कि ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर उसका काम नहीं है। सच सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स अ लार्ज टीम साइज, काफी बड़ी टीम साइज चाहिए होती है। देन अदर टू मॉडल्स एंड आल्सो द डेवलपर्स नीड टू बी सफिशिएंटली एक्सपीरियंस, बड़ी टीम तो चाहिए चाहिए। सीनियर किस्म के कह लो कि आपको आपके पास जो है ना टीम मेंबर्स होने चाहिए, एंड क्रिएटिव, और साथ साथ क्रिएटिव भी होने चाहिए टू डेवलप सच कम्प्लेक्स मॉडल, इस तरह के मॉडल्स को डेवलप करने के लिए। यानी आप समझ सकते हो कि जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो कि काफी बड़े बड़े जो साल साल प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, कोई भी हो सकते हैं सॉफ्टवेयर की कैटेगरी से हटके भी, उस तरह के सिस्टम जो है वो इस कैटेगरी में लाइक करते हैं। जैसे अभी एक कोई बना रहे हैं चाइना वाले, कोई आर्टिफिशियल सन टाइप कोई बना रहे हैं, वो कब से लगे हुए हैं, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट तो रोज रोज नहीं बनते, बहुत कम्प्लेक्स होते हैं और उनके लिए बहुत हाईली स्किल्ड कह लो कि आपके पास लेबर दरकार होती है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो एम्बेडेड कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये हमारे पास कोकोमो मॉडल था। नेक्स्ट हमारे पास है सीएमएम मॉडल, यानी कि कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन किसी सॉफ्टवेयर को डिवेलप कर रही है उसकी मेच्योरिटी को या सीनियरिटी को या एक्सपीरियंस को जो है ना शो करता है। यानी कि अगर आपको कोई कहता है कि यार यार फलां ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो लेवल 3 पे है, तो जब आप इस मॉडल को पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा कि लेवल 3 पे होने का क्या मतलब है, लेवल 1 पे होने का क्या मतलब है, 5 लेवल है, 5 लेवल पे सबसे जो मैक्स लेवल है 5 लेवल है।
तो पाकिस्तान में 1-2 ही है जो लेवल 5 में फॉल करती हैं, जैसे कि नेट सोल है इस तरह की, या नेस्पाक है, इस तरह की जो कंपनीज है। देखते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है क्या। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल यानी कि CMM वाज डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, SEI। तो इसको हम अक्सर जगहों पे आप SEI CMM भी लिखा हुआ देखोगे, तो वो पूरी इसकी फॉर्म है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो अगर कोई इस तरह से आपको एब्रिविएशन मिले तो उससे मुराद यही है जो हम पढ़ रहे हैं, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। 1987 में जो है इसका कंसेप्ट दिया गया। क्यों दिया गया था? कहते हैं कि जो शुरू में सॉफ्टवेयर हाउस बने थे ना, वो ठीक है, वो काम कर रहे थे, सारे आपस में लगे हुए थे, कोई प्रोजेक्ट उठा रहा था, कोई प्रोजेक्ट उठा रहा था, और इस तरह एक्सपीरियंस कर करके जो है ना वो सीनियर बनते जा रहे हैं। तो फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना एक वो बन गई, कह लो कि रीति रिवाज बन गई कि जो हाई लेवल के मुश्किल किस्म के सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट थे वो आप ऐसे टीम्स को देने लगे, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को देने लगे जिनका एक्सपीरियंस था। तो इस तरह की एक जरूरत पेश आई कि आपको इस तरह का इंटरनेशनल आपके पास कोई रूल हो कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन को कैटेगराइज करे, ताकि अगर किसी ने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करवाना है तो वो उसका मैच्योरिटी मॉडल देखे कि हमारे पास जो ये ऑर्गेनाइजेशन है किस लेवल की है, क्या इसके पास इतनी रिसोर्सेज या टीम है या एफर्ट्स या कोई सारी चीजें हैं कि हमारे इस किस्म के कम्प्लेक्स मॉडल को हैंडल कर सकती है। तो सिंपल, आप बिल्कुल आसान हो गया, आप किसी भी सॉफ्टवेयर या ऑर्गेनाइजेशन को खोलोगे, उसका CMM देखोगे लेवल क्या है, तो आप CMM लेवल देख के अंदाजा लगा लो कि यार आपके पास जितना कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है वो बना भी सकती है। तो ये इस तरह की इसलिए दिया गया था कि तमाम के तमाम जितने भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक आप कैटेगराइज कर सको, ताकि अगर किसी ने इनकी खिदमत या सर्विसेज उनसे लेनी है तो उनको डिसाइड करने में आसानी हो कि हाँ ये इस लेवल पे फॉल करता है, इनके पास इस किस्म के लेवल के रिसोर्सेज मौजूद होंगे जो आपके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को जो है ना हैंडल कर सकते हैं। इट इज नॉट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। मैंने पहले ही बता दिया था कि ना तो कोकोमो और ना ही CMM, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये जो मॉडल थे वो नहीं है। It is a framework that is used to analyze the approach and techniques followed by any organization to develop software products। तो क्या है ये उन अप्रोचेस और टेक्निक्स का नाम है जो एक सॉफ्टवेयर हाउस या एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। क्या मुराद है? लेट्स से एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वो बिल्कुल जदीद तरीन जो भी लैंग्वेजेस चल रही है, लेट्स से पाइथन है, AI बेस्ड है, मशीन लर्निंग है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो इनके थ्रू इंप्लीमेंट करके देती है। तो जाहिर बात है इनके लिए आपको पता होगा हर बंदा ये काम नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस टीम चाहिए। इसका मतलब है कि उनके पास हाईली स्किल बंदे मौजूद हैं, रिसोर्सेज लेवल के हैं कि वो रेंडरिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस तरह के। तो ये टेक्निक है। दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन आप कोई भी काम देती है वो C++ में आपको करके CLI बेस्ड जो कह लो कमांड लाइन इंटरफेस सॉफ्टवेयर बना के दे देती है। देखो आपको इस तरह पता लग जाएगा यार ये जो है ना ये बहुत पुरानी है, पुराने अप्रोचेस पे चल रही है, इतने कोई इनकी खास टेक्निक इंप्रूव नहीं हुई है पुराने तरीके से चल रहे हैं। हाँ, जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये बड़ी इसने अपने आप को इंप्रूव कर लिया, इनके सॉफ्टवेयर जो है ना बड़े अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिव हैं और यूजर फ्रेंडली है, इस तरह की चीजें। तो ये टेक्निक्स बताती है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल कि कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस जो है इस टेक्निक से अप्रोच से कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। इट आल्सो प्रोवाइड गाइडलाइंस टू इनहांस फर्दर द मैच्योरिटी ऑफ द प्रोसेस। एक तो ये बताती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन या किसी की ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे फॉल करती है, और इसके अलावा ये गाइडलाइन भी प्रोवाइड करती है कि लेट्स अगर आपकी लेवल है 3 और आपने लेवल 4 पे मूव करना है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीजें इनकॉर्पोरेट करो, इस तरह के बंदे लाओ, इस तरह के रिसोर्सेज लाओ, इन चीजों पे काम करो, ये माइलस्टोन है ये आप अचीव करो, तब आप जो जाके जो है ना लेवल 4 पे अपग्रेड हो सकोगे। तो यानी कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिनको हम KPA बोलते हैं, की प्रोसेस एरियाज के। अगर आपने वो अचीव कर लिए तो आप इस काबिल हो जाते हो कि अपने मेच्योरिटी लेवल को एक लेवल से नेक्स्ट पे अपग्रेड कर सकते हो। तो ये सिर्फ लेवलिंग हुई है, जितना ज्यादा किसी का लेवल होगा इसका मतलब है कि वो इतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर है हाउस है या ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी एक्सपीरियंस पर्सन इसका। तो वो अभी जिसकी बात हो रही थी की प्रोसेस एरिया में मैंने अलग से लिख भी दिया है कि ये वो मीट्रिक्स है या माइलस्टोन्स है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यानी कि SEI प्रोवाइड करता है कि अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस ने एक लेवल से नेक्स्ट पे जंप करना है तो इन माइलस्टोन को अचीव करे, उसके बाद जो है ना इस काबिल हो जाएगा कि नेक्स्ट लेवल पे मूव कर सके। तो हम देखेंगे कि की प्रोसेस एरियाज कौन कौन से। तो ये आपके पास कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के जो 5 लेवल्स हैं वो शो हो रहे हैं। तो ये नीचे से ऊपर आपको अपग्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला लेवल जो है इसको इनिशियल बोलते हैं, सेकंड को रिपीटेबल, तीसरे को डिफाइंड, चौथे को मैनेज्ड बोलते हैं। क्वांटिटेटिवली आप कहीं पे लिखो देख सकते हो लेकिन ज्यादातर मैनेज्ड ही लिखा होता है। और लेवल 5 को ऑप्टिमाइजिंग बोलते हैं। तो देखो आप नाम से आपको समझ आ रहा होगा
इनिशियल में क्या है कि अभी नया नया आपने ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इतनी खास टीम नहीं है, बिल्कुल अनएक्सपीरियंस है, और आप क्या करते हो, कोई भी मॉडल मिलता है ना, बस उसको डेवलप करने की, प्रोजेक्ट मिला उसको डेवलप करने की कोशिश करते हो। ये नहीं देखते ना, कोई प्लानिंग करते हो, कोई क्या होगा, हमें ये चीज चाहिए होगी, नहीं, बिल्कुल आप इमेच्योर से हो। जैसे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मिला, कोई प्लानिंग नहीं की, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, बस डायरेक्ट जो है ना बनाना शुरू कर दिया। तो ये आपके पास इनिशियल लेवल है, तो उसमें लिखा हुआ कि प्रोसेसेस आर अनप्रडिक्टेबल, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आप बनाने लगे हो उसको आप अनप्रडिक्टेबल आपने पहले कभी नहीं बनाया, आपको नहीं पता कि ये कामयाब होंगे नहीं बनेंगे। पुअरली कंट्रोल्ड, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बैठा, कोई कुछ नहीं। और रिएक्टिव है कि बस आपको जो काम मिला डायरेक्ट आपने उस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया, काम पकड़ के काम करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल जैसे आज ही आप कोई सॉफ्टवेयर हाउस बना लो अपना, तो आप इनिशियल लेवल पे होगे। तो उसके बाद रिपीटेबल है। अब क्या है कि एक फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की, वेब डेवलपमेंट की, और उसमें स्पेसिफिक मैं कह देता हूँ वर्डप्रेस की। तो पहला आपने वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट किया, आपको कुछ चीजें सीखने को मिल गई, तो आपने कहा यार ये अब मजीद जो है ना मैं वर्डप्रेस पे ही काम करूंगा। आपने 10-12 प्रोजेक्ट और पकड़े, तो आपका ऐसा ऐसा एक्सपोजर बढ़ रहा है, आपको नई चीजों को पता चल रहा है, आपने कुछ चीजें आपको फेस करनी पड़ी हैं, आपने उनको डिबग की है, आप थोड़े से मेच्योर हो गए, अच्छा ये इस तरह की चीजें हैं, अगर नेक्स्ट टाइम आएगी तो मैं गलती नहीं करूंगा, इस तरह। यानी कि एक प्रोजेक्ट करने के बाद आप रेपिटेडली उसी टाइप के जो है ना कुछ प्रोजेक्ट करते हो, उसमें फिर आप नई चीजें सीखते हो, प्लानिंग करना आपको आ जाती है। आप कहोगे यार पहले जो मैंने प्रोजेक्ट किया था उसमें देखो मैंने 30 दिन का उनसे कहा था मैं बना के दे दूंगा, लेकिन 45 दिन लगे। क्यों लगे? कि फला दिन भी जो है मैं छुट्टी कर ली, मेरा टीम मेंबर नहीं आया, तो अनएक्सपेक्टेडली इस तरह की चीजें हो गई थी। तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा प्लानिंग की तरफ जोर देते हो। सॉफ्टवेयर तो आपने पहले ही बना लिया था, तो आप प्लानिंग करोगे, और साथ आप कहोगे यार मुझे ना डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स मैं बनाऊंगा ना साथ साथ, हर चीज में मुझे क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मैंने ये चीज डेवलप करनी है, इतने टाइम फ्रेम में करनी है, और ये इस वक्त मुझे डिलीवर करनी है, तो हर चीज मेरे पास लिखी हुई होगी, उस हिसाब से फिर मैं इनको काम करूंगा। अच्छा, फिर इसी तरह हमने देखा था कि पहले लेवल पे कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था, कोई लीडर नहीं बैठा हुआ था, बस सारे बंदे काम कर रहे। तो आप यहाँ पे बकायदा एक डेजिग्नेटेड मॉनिटर कर देते हो कि यार ये मॉनिटर, ये मैनेजर है, इसका काम सिर्फ ये है कि बाकी सारे बंदों की कारकर्दगी को मॉनिटर करे या कंट्रोल करे। तो इस रिपीटेड आप बता, नजर ही आ रहा है आपको कि सेम टाइप का कोई प्रोजेक्ट है, उसी को आप बार बार कर रहे हैं और उसी चीजें सीख रहे हैं। तो ये 4-5 मैंने चीजें बताई हैं वो सारी इस पे आप इनकॉर्पोरेट कर ले, तो यहाँ पे लिखी हुई है देखो। प्लान करना आपको आप शुरू कर देते हो, डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर देते हो, परफॉर्म्ड मॉनिटर करना शुरू कर देते हो, और कंट्रोल, यानी ये कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी आपने बना दी जो पूरे प्रोजेक्ट को करेगी कंट्रोल। चीजें आप अपने टीम में जो है ना शामिल कर लेते हो। अच्छा, डिफाइन लेवल 3 में जब आप पहुंच जाते हो ना, तो आप एक वेल रेप्यूटेड कह लोगे, आपका अच्छा खासा नाम बन जाता है। तो आपने इतने रेपिटेडली सॉफ्टवेयर बना लिए, प्रोजेक्ट बना लिए कि आपका नाम जो है ना गूंजने लग गया है कैटेगरी में, कि सॉफ्टवेयर बनाने वालों को या काम होने वालों को आपको पता चल गया कि हाँ यार ये बंदा जो है ना वर्डप्रेस पे काम करता है और अच्छा काम करता है। यानी कि 100-200 आपने प्रोजेक्ट कर लिए, आपका नाम अच्छा खासा बन गया, तो आप डिफाइन हो गए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड होगी, हर बंदा उसको जानने लग गया। इसमें आप मजीद अपने स्ट्रक्चर में आप तब्दीली ले आए हो। कैसे? वेल कैरेक्टराइज्ड एंड अंडरस्टूड। पहले कुछ चीजें थी जो आपको समझ नहीं आती थी, आप वक्त के साथ साथ उनको हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि नहीं, मैं उन्हीं पे काम करूंगा जब रिक्वायरमेंट मेरे पास वेल अंडरस्टूड होगी। क्या आप, यानी कि दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हो कि फिजिबिलिटी पे आप बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, प्लानिंग पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, कि शुरू करने से पहले हर चीज आप क्लियर करना चाह रहे हो। अच्छा, पहले आप क्या करते थे कि ठीक है, लेट्स से कि किसी ने कहा है कि आप जो है ना मुझे वर्डप्रेस का फ्लॉप प्लगइन जो है ना इंस्टॉल करके दो, या कोई एक पेड आईडी ही है उस पे आप काम कर रहे थे, लेकिन आपने वो जुगाड़ू तरीके से लिया हुआ था, फ्री फंड में या कोई जुगाड़ लगा के। लेकिन अब आप इतना आपको इतना मेच्योर बना लेते हो, कहते हो नहीं यार ये प्लगइन जो है जो पहले मैं फ्री वाले लगा रहा था, यूजर को मैं 2 नंबर तरीके से करके दे रहा था, अब इस थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हो, उनको परचेज करना शुरू कर देते हो। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह देते हो कि थोड़ा सा ईमानदार हो गए, आईडी भी आपने परचेज कर लिया। यानी कि कहने की बात यह कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं सॉफ्टवेयर हाउस को या सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, कुछ रूल्स है, कुछ एथिक्स है, उनको आप फॉलो करना शुरू कर देते हो, स्टैंडर्डाइज कर लेते हो अपने आप। तो यहाँ पे लिखा होगा देखें स्टैंडर्ड्स के, स्टैंडर्ड्स पे आप फोकस करते हो। प्रोसीजर्स, टूल्स वगैरह अभी मैं बात बता रहा था, इनको बकायदा आप यूज करना शुरू कर देते हो इस लेवल पे। और इसमें प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का मैंने पहले ही बताया था। रिएक्टिव ये होता है कि बस जो चीज आपके सामने आप फौरन सस्पेक्ट करोगे, आप ये नहीं देखोगे कि इसका इन फ्यूचर मेरे मेरे प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो रिपीटेबल तक कुछ आपके पास जो है ना रिएक्टिव अप्रोच होती है, लेकिन डिफाइन पे आप प्रोएक्टिव हो जाते हो। प्रोएक्टिव क्या है कि आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हो, क्या अगर मैंने ये काम किया तो इससे मेरे प्रोजेक्ट की फ्यूचर में आने वाले स्केड्यूल पे या एफर्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो दूसरे लफ्ज में आप हर चीज प्लान करके चलते हो। तो डिफाइन मैंने पहले ही बताया था कि अच्छा खासा आप अपने आप को मेच्योर कर लेते हो।
इसके बाद वाले दो काफी मुश्किल है अचीव करना, और आखिरी तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैनेज है चौथा हमारे पास। तो बिल्कुल जब डिफाइंड हो जाता है तो आप उसमें अपने कह लो कि कंट्रोल मजीद बढ़ा देते हो। कैसे? कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते हो, उस टेक्निक बढ़ा देते हो कंट्रोल करने की या मैनेज करने की, और काफी टाइम लगाने के बाद आपको जो है ना लेवल 4 अचीव होता है। डिफाइन का थोड़ा सा इनहांस वर्जन है कि अपने प्लानिंग प्लस जो आपके पास मैनेजर या कंट्रोलर है उस पर ज्यादा अपने फोकस करना होता है। नई टेक्निक्स आप अपने अंदर डालते हो, एस्टिमेशन की, प्लानिंग की, सारी चीजें, लिस्टेशन की। और नेक्स्ट आपके पास ऑप्टिमाइजेशन है, लास्ट स्टेज जो है आपके पास, कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते 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 इतना आपने इम्प्रूव कर लिया कि आप जो है ना टॉप ऑफ द लिस्ट पहुंच गए हो। जो मार्केट में सबसे इनोवेटिव या नई चीज इंटर होती है, सबसे पहले आपकी सॉफ्टवेयर हाउस जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन उसको अडॉप्ट कर लेती है। जैसे अभी चैट जीपीटी आया लेट से, तो आपके सॉफ्टवेयर हाउस ने फौरन से उसको अडॉप्ट कर लिया, उसने जज कर लिया था कि यार ये चीज बहुत ज्यादा प्रिवेल करेगी। उसने बकायदा सॉफ्टवेयर हाउस में इसको अपने एप्लीकेशन में चैट जीपीटी को या ओपन एआई को शामिल करना शुरू कर दिया, इससे हेल्प लेना शुरू कर दी, इसकी इंटीग्रेशन कर ली। इस तरह की चीज जो इनोवेशन है वो सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो कह लो कि इंट्रोड्यूस करवाती है। उस लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो तो फिर वो ऑप्टिमाइजिंग है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी है यार, जिस भी ओपन एआई जिस भी कंपनी की है उसको आप ऑप्टिमाइजिंग बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद फौरन बाद देखो माइक्रोसॉफ्ट ने और गूगल ने इस चीज को रियलाइज किया कि यार हाँ ये इस चीज का स्कोप है, तो बार्ड एआई, और उसके बाद गूगल ने एक और अभी रिसेंटली रिलीज किया, मुझे इसका नाम एग्जैक्ट नहीं पता, उन्होंने वो रिलीज कर दी। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई के नाम से जो है ना फौरन से एक चैट जीपीटी का कह लो कि काउंटर रिलीज कर दिया। तो आप इस लेवल पे मौजूद हो कि जो भी इनोवेशन आती है आप अडाप्ट कर लेते हो, जितनी भी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हो, ना सिर्फ अडाप्ट करते हो कंट्रीब्यूट करते हो। देखो गूगल कितनी नई चीजों में कंट्रीब्यूट करता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो इतना हाई लेवल पे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होती है उनको आप बोलते हैं कि वो ऑप्टिमाइजिंग है। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ ऐसी चीजें थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आनी चाहिए थी। तो अब हम नेक्स्ट इस पर मूव करते हैं। इसमें भी एक दो मॉडल हैं जो कि वेल नोन से हैं, जो हम करेंगे मेजरमेंट्स और मीट्रिक्स में। मेजरमेंट्स का नाम भी बता रहा है कि सॉफ्टवेयर को आपने मेजर करना है। अब मेजर करने के काफी सारे तरीके हैं। आप उसकी कम्प्लेक्सिटी को मेजर कर सकते हो, वो कितनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है उस लिहाज से कर सकते हैं, और या जो सबसे ज्यादा यूज होती है कि उसमें कितना लाइन ऑफ कोड है। तो ये तीन हम मेथड पढ़ेंगे, कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का, फंक्शंस को या फंक्शनैलिटीज को मेजर करने का, और आखिर में हम देखेंगे लाइन ऑफ कोड को मेजर करने का तरीका। तो देखें जी सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स और मीटर्स क्या है। देखिए जी, साइज, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट का या सॉफ्टवेयर का साइज, क्वांटिटी या डायमेंशन वगैरह मालूम करनी हो तो वो आ जाती है सॉफ्टवेयर मेजरमेंट्स, कि आप सॉफ्टवेयर को नाप रहे हो। अच्छा, सॉफ्टवेयर मेजरमेंट इज अच्छा छोड़ो, अथॉरिटी विद इन सॉफ्टवेयर इसको भी छोड़ो। अच्छा, तो मैट्रिक्स में आओ, मैट्रिक्स क्या चीज है। अच्छा, बल्कि हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं, आपको समझ आएगी। देखिए पहला हमारे पास है साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। मैंने बताया था कि हम तीन चीजों से सॉफ्टवेयर को मेजर कर सकते हैं, या तो उसकी कम्प्लेक्सिटी को मेजर करेंगे, या हम उसके फंक्शनैलिटी को मेजर करेंगे, या हम उसकी लाइन ऑफ कोड को मेजर करेंगे। जो पहले हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने का, वो हमारे पास जो मेथड है वो है साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी। अब देखिए, जब भी आप ये चीजें आप हमेशा से करते आए हो कि किसी भी एल्गोरिथम की, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। आप कैसे मेजर करते हो कि आप कोड को देखते हो, कोड क्या कर रहा है। कैलेट से आपने देखा कि अगर इसके अंदर एक लूप है ना तो उसकी कम्प्लेक्सिटी n है। अगर नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर एक और लूप है, तो आप कह देते हो कि इसकी n स्क्वायर। तो कम्प्लेक्सिटी इसी तरह से फाइंड होती है। जहां पे भी कोई लूप आ जाती है या जहां पे कोई कंडीशन आ जाती है, उस बेस पे जो है ना हम कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करते हैं। तो ये है क्या। अच्छा देखते हैं। अच्छा, इसमें याद रखना कि एक चीज यूज होगी, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, सीएफजी के नाम से। कंट्रोल फ्लो हमें बताता है कि एक सॉफ्टवेयर में कंट्रोल जो है एक कंपोनेंट से या एक इंस्ट्रक्शन से कैसे मूव होगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि लेट्स से मैंने लिखा इंट x और उसके फौरन बाद मैंने लिखा इंट y, तो मैं सिर्फ लिखूंगा कि ये x है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो उसके फौरन बाद ये एग्जीक्यूट होगी y वाली। तो ये मुझे कंट्रोल फ्लो बता रहा है कि x के बाद जो मेरा कंट्रोल है वो y के बाद जाएगा। तो इस तरह अगर मैं लिखता हूँ इफ कोई कंडीशन, तो मेरे पास दो फ्लो बनेंगे कि यार अगर तो ये कंडीशन हुई ट्रू तो मेरे पास कंट्रोल इधर जाएगा, और अगर तो ये कंडीशन हुई फॉल्स तो मेरे पास कंट्रोल इधर जाएगा। तो ये हमें कंट्रोल फ्लो डायग्राम से पता चल जाता है कि सॉफ्टवेयर का या एक फंक्शन का या एक प्रोग्राम का फ्लो क्या है। तो ये फ्लो हमें बताते हैं कम्प्लेक्सिटी डिफाइन करने में। हम देखेंगे कैसे। देखो, द साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कोड सेक्शन, याद रखना कोड की बात हो रही है।
क्वांटिटी, यानी ये कितनी क्वांटिटी उसकी, क्वांटिटेटिव मेजर है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ्स इन इट। सिर्फ ये चीज आपने याद रखनी कि एक कोड में नंबर ऑफ पाथ कितने हैं, दूसरा लफ्ज में आप कह सकते हो नंबर ऑफ फ्लोज कितने हैं। बस ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। आप एक कोड को देखोगे, उसमें से निकालने की कोशिश करोगे कि इसके अंदर कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं, और आपके पास साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। कौन हमें हेल्प करेगा, हमें सीएफजी हेल्प करेगा। अच्छा देखो, लास्ट पॉइंट देखें, द नोड्स इन द ग्राफ। अब देखो ग्राफ में दो ही चीजें होती है, क्योंकि ये भी कंट्रोल फ्लो भी एक ग्राफ है, तो दो ही चीजें होती हैं, या तो नोड्स या वर्टिसेस, और दूसरा एजेस, ये दो चीजें होती हैं। तो देखो वो कह रहा है कि इस ग्राफ में जो नोड्स है ना, वो हमें बताएंगी स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ कमांड्स, यानी कि इंस्ट्रक्शंस। नोड में इंस्ट्रक्शन लिखी गई होंगी, एंड अ डायरेक्टेड एज, और दूसरा एज है वो क्या बताएगा, कनेक्ट्स टू नोड्स, और ये हमें टू नोड्स को कंट्रोल बताएगा, और बताएगा कि फ्लो कैसे हो रहा है। कोई मसला नहीं, अभी हम इंशाल्लाह एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अच्छा कुछ रूल्स है जिसके पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर उसको जब एग्जांपल देखेंगे तो अप्लाई करेंगे। वो कह रहा है कि इफ द सोर्स कोड कंटेन्स नो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से मुराद है इफ एल्स, इसको हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। स्विच वगैरह भी है, लेकिन मेनली जो यूज होती है वो इफ एल्स ही है। तो कह रहा है अगर आपके उसमें कोई इफ एल्स नहीं है, तो फिर बाय डिफॉल्ट आपके कोड की जो कम्प्लेक्सिटी है वो है 1। और अगर आपके अंदर कोई कंडीशन लाई करती है, तो उसी हिसाब से आपकी कम्प्लेक्सिटी होगी। लेट्स से आपके अंदर एक इफ कंडीशन लाई कर रही है, इफ एल्स, तो पहले उसकी कम्प्लेक्सिटी 1 थी, तो ये एक इफ एल्स ने बढ़ा दी तो 2 होगी। जिस तरह फार्मूला बिल्कुल काम करता है, तो ये आपके पास फार्मूला है साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी निकालने का। एम डिनोट करता है साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी को, कैसे, जितने भी आपके अंदर नंबर ऑफ एजेस हैं ग्राफ के अंदर, उनमें से माइनस करो नंबर ऑफ नोड्स को, और 2 प्लस पी। पी हमें बताता है कि एक ग्राफ के कितने कंपोनेंट्स हैं। लेट से अगर इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, तो ये इसका सिर्फ एक कंपोनेंट है। तो अगर कोई इस तरह बना हुआ है, एक ग्राफ कहीं इधर बना हुआ है और एक इधर बना हुआ है, तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट है। तो पी हमें बताता है कितने कंपोनेंट है। तो ये आप इन सबको जमा कर दोगे तो आपके पास कम्प्लेक्स निकल आएगा, हम अभी करके भी देखेंगे। अच्छा वो कहता है कि अगर आप सिर्फ एक फंक्शन का, यानी कि सिंगल मेथड का, कोई एक फंक्शन है, एक कॉल है, उसका अगर आपने साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, तो उस सूरत में पी जो है ना, उसकी वैल्यू आप हमेशा 1 लोगे। उसके साथ 2 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, बस पी के साथ जो है ना आप 1 लगा दोगे, और कोड आपके पास जो है ना वो इस तरह बन जाएगा। 2 जो क्योंकि साथ चलता ही आ रहा था, अब आपने पी कह दिया कि वैल्यू 1 है, तो पी 2 इंटू 1 जो है वो 2 हो जाएगा। तो ये कोड इस तरह चेंज हो जाएगा आपके अंदर। ये हमने यूज करना है, क्योंकि हम जब भी कम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं कि इस फंक्शन की साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी क्या है, और फिर जब आपने पूरा सॉफ्टवेयर की निकालनी हो तो फिर आप उसको एवरेज ले लेते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एजेस होंगे, उनमें से नंबर ऑफ नोड्स को माइनस करेंगे और 2 को प्लस कर देंगे, तो आपके पास उस स्पेसिफिक फंक्शन की साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी निकल आएगी। कैसे निकलेगी हम देख लेते हैं। तो देखें जी, ये आपके पास एक लाइन प्रोग्राम है, एक वेरिएबल है जिसमें 10 वैल्यू असाइन की जा रही है, फिर एक इफ कंडीशन है, यानी कि एक कंट्रोल कंडीशन है। वो कह रहा है कि बी को चेक करो, अगर तो बी बड़ा है सी से और ये कंडीशन है ट्रू, तो फिर क्या करो, ए में बी को स्टोर करवा दो, बी में कोई भी वैल्यू पड़ी होगी। और अगर ये कंडीशन है फॉल्स, तो फिर क्या करो, फिर ए में सी को रखवा दो। इसके बाद एंड, इफ कंडीशन का एंड हुआ, फिर हम एक के बाद दिख रहे, ए को प्रिंट किया, बी को प्रिंट किया, सी को प्रिंट किया। अब इसी चीज का मैं कंट्रोल फ्लो डायग्राम बनाने लगा हूं। तो देखो पहली स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू 10। उसने कहा था जितनी भी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, कमांड्स हैं, उनको आपने नोड्स बनाना है। तो देखो एक तो मेरे पास ये नोड बनेगी, एक फिर मेरे पास ये नोड बनेगी, फिर एक मेरे पास ये नोड बनेगी। मैंने ऑलरेडी जो है ना सबको कर दिया एंड इफ के अलावा, और इसके बाद ये 3 नोड्स बनेंगे मेरे पास। जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने नोड बना लेना। तो ये आपके सामने ही कंट्रोल फ्लो डायग्राम बना हुआ है। स्टार्ट से आप शुरू कर रहे हो, पहली स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू 10, आपने इसको नोड बना लिया। दूसरी है आपके पास इफ बी ग्रेटर देन सी, तो बी ग्रेटर देन सी को आपने एक नोड बना लिया। दो पाथ जो आपके फ्लो कर रहे हैं, यस की सूरत में ट्रू और फॉल्स की सूरत में नो। तो अगर तो यस होता है तो एक और नोड है ए इज इक्वल टू बी, अगर फॉल्स होता है तो ए इज इक्वल टू सी। और आखिर में फिर आप उससे एक ही नोड में प्रिंट ए बी सी कर रहे हैं, और आखिर में आप स्टॉप कर रहे हैं। तो इसमें वो कह रहा था कि आपने पहले देखना कि नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं आपके पास। तो नंबर ऑफ नोड्स से मुराद है कोई भी शेप, सर्कल है, इलिप्स है, ट्राइंगल है, डायमंड है, जो भी आप उसको काउंट कर लो। तो मैं यहां से स्टार्ट करने लगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ एजेस मेरे पास निकले, सॉरी नोड्स, मिनट 7। अब इसको इरेज करने लगा सारों को।
यहाँ पे n जो है मेरे पास 7 था। अब मैं नंबर ऑफ एजेस काउंट करता हूँ क्योंकि मैंने एजेस में से माइनस करना है ना। तो देखें ये एजेस कौन से है, एक एज ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, एक मेरे पास ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक मेरे पास ये हो गया 5, एक मेरे पास ये हो गया 6 और एक ये हो गया 7। तो एजेस भी 7 है। तो फार्मूला था कि अगर आपने सिर्फ एक सिंपल फंक्शन की मेथड की कंप्लेक्सिटी निकालनी हो, e माइनस एन प्लस 2p, और p हमने कहा था 1 लेंगे तो 2 इंटू 1 तो हमेशा 2 ही आएगा। तो ये मेरे पास फार्मूला था। तो 7 माइनस 7 मैंने किया और प्लस 2 किया तो मेरे पास 2। तो इस स्पेसिफिक फंक्शन की जो है कंप्लेक्सिटी मेरे पास 2 निकली। और यही मैंने कहा था शुरू में पढ़ाते हुए कि अगर सिर्फ एक इफ कंडीशन है आपके पास तो आप 1 प्लस 1 कर दोगे, यानी कि 2 कंप्लेक्सिटी आनी चाहिए। और हमने देखा कि वाकई ही 2 कंप्लेक्सिटी है। अगर इसके अंदर एक और आएगी तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 इसकी कंप्लेक्सिटी बन जाएगी। तो आप करके देख लेना बेशक एक और लगा के। तो इस तरह से जो साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी है किसी प्रोग्राम की कंप्लेक्सिटी बताती है, या कह सकते हो कि लीनियर फ्लो, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लो या पाथ कितने हैं एक प्रोग्राम के अंदर, उस चीज को आपको काउंट करके बताती है साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी। तो ये आपके सामने एक प्रोग्राम शो हो रहा है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ आपके पास 2 है, यानी कि आपका प्रोग्राम 2 सीमित में फ्लो कर सकता है इस स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड के अंदर। और हमने देखा है वही है। तो साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी आपको ये चीज बताती है। तो ये वो बात लिखी हुई है जो हमने डिस्कस की है कि 7 माइनस 7 प्लस 2 यानी कि 2 आपके पास इसकी इस स्पेसिफिक कोड की साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी निकली है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस है जिसको आप एफपीए भी बोलते हैं। देखो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है ना, उसकी दो चीजें होती हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है तो उसमें ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं कि वो लॉगिन की सूरत प्रोवाइड करता है, रजिस्ट्रेशन की सूरत प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स की फीस सबमिशन की प्रोवाइड करता है, एग्जाम की सहूलत प्रोवाइड करता है, एग्जाम मैनेजमेंट सारा का, लीव की प्रोवाइड करता है मुझे। अच्छा, और क्या है मेरे पास, फैकल्टी भी लगा लेते हैं, चलो फैकल्टी की भी मैनेज करने की सहूलत प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ फंक्शनैलिटीज है जो मेरा सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसकी मेरा स्पेसिफिक जो एफपी एनालिसिस होगा वो क्या है कि 6 फंक्शनैलिटी मेरा सॉफ्टवेयर जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सी मैंने बताई है, काफी इसके अंदर कम्प्लेक्स होती है। देखो आपकी जो फंक्शनैलिटीज है ना वो सिंपल ये नहीं होती कि आपने कोई इंटरफेस देखा, वो आपको पता चल गया कि हाँ ये मेन्यू बना हुआ है जी, यहाँ पे लॉग इन होगा, यहाँ से रजिस्टर होगा, यहाँ से एग्जाम चलेगा, यहाँ से लीव होगा। नहीं, ये नहीं है। सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना फंक्शनैलिटीज और भी कई टाइप की होती है, हम देखते हैं कौन कौन सी। तो देखें ये एक सॉफ्टवेयर हाउस कह लो कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना फंक्शनैलिटीज इतनी हो सकती है कि 5 कैटेगरीज में आपकी फंक्शनैलिटीज हो सकती हैं। अब वो कैटेगरीज कौन कौन सी देखें। एक्सटर्नल इनपुट्स, ऐसी इनपुट्स जो आपके सॉफ्टवेयर को बाहर से मिल रही है, यूजर दे रहा है स्क्रीन के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू। अच्छा, इस तरह की एक्सटर्नल आउटपुट भी होती है इसकी जो सॉफ्टवेयर आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये भी एक फंक्शनैलिटी कंसीडर की जाती है। जैसे आपने कोई चीज पढ़ी है, सुनी है, देखी है सॉफ्टवेयर में स्क्रीन पे, तो ये एक दूसरी होगी। तीसरी आपके पास एक्सटर्नल इंक्वायरीज, कि यूजर को लेट से डेटाबेस में से कुछ स्पेसिफिक चीज चाहिए तो यूजर प्रॉम्प्ट में डाल रहा है कि मुझे ये चीज ला के दो। तो इंक्वायरी अलग चीज है, इनपुट सिंपल अलग चीज है। तो ये भी आपके पास एक अलग फंक्शनैलिटी काउंट की जाती है। और इसी तरह फिर एक इंटरनल फाइल पड़ी होती है, डेटाबेस बना हुआ है उसके अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हैं, ये एक अलग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आपका सॉफ्टवेयर हाउस इंटरनल फाइल्स को भी इंप्लीमेंट किए हुए हैं जिसको ILF बोलते हैं। और इसी तरह के एक्सटर्नल इंटरफेस भी होता है, इसमें शेयर डेटाबेस और शेयर रूटीन्स आती है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है ना ये 5 किस्म की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। अब ये कितनी कितनी करता है वो एक अलग कहानी है। लेट्स से एक एक्सटर्नल इनपुट आपके सॉफ्टवेयर हाउस में 100 है, सॉफ्टवेयर में एक्सटर्नल आउटपुट 3 है। एक्सटर्नल इंक्वायरीज आपके पास हो सकते हैं हजारों, हजार तरीके से यूजर इंक्वायरी कर सकता है। इंटरनल फाइल हो सकता है 3 हो, एक्सटर्नल इंटरफेस हो सकता है 4 हो। तो इन सबको शामिल करके आप एनालिसिस करते हो, उसको हम FPA बोलते हैं। इसके बड़े कम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं इसको FPA को निकालने के। वो सिंपल नहीं है, ये काफी मुश्किल है। लेकिन एक जो मेन थीम है वो मैंने बता दिया कि फंक्शनैलिटीज की ये टाइप्स हैं। कोई सॉफ्टवेयर हाउस जो भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड्स करता है वो इन्हीं 5 कैटेगरीज में से किसी एक में लाई करती है। उनको आप काउंट कर लेते हो, फिर एक सॉफ्टवेयर एक फार्मूला है उसमें से गुजारते हो। एट द एंड आपके पास एक फाइनल वैल्यू हो जाती है जिसको देख के आपको पता चल जाता है कि आपके पास इतनी फंक्शनैलिटीज है सॉफ्टवेयर हाउस, या सॉरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन ऑफ कोड है। ये बिल्कुल सिंपल सा है। आप एक प्रोग्राम को देखो, इसको जो है ना सिर्फ और सिर्फ कह लो कि जरूरी नहीं है कि प्रोग्रामर ही करे। कोई आम
यूजर भी जो है ना लाइन ऑफ कोड को देख के कर सकता है। बाकी जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामर का ही काम था। अब ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, तो आप देखो लाइन ऑफ कोड कितनी है और उसी के हिसाब से आप बता दो कि इतना कम्प्लेक्स है। अब इसमें दो वेरिएशंस हैं कि आप कमेंट्स वगैरह को और किन किन को आप कोड का हिस्सा समझ रहे हो और किन को नहीं समझ रहे। अब मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। ये देखें, आपके पास एक पीस ऑफ कोड लिखा गया है, शेल सॉर्ट का कोड लिखा हुआ है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ लाइन जो है ना वो काउंट करो। तो ये 1 हो गई, तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। 13 इसके लाइन ऑफ कोड है। आप कह सकते हो कि LOC इज इक्वल टू 13। लेकिन जो सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स में LOC यूज होता है वो कहता है कि आपने सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को या लाइंस ऑफ कोड्स को कंसीडर करना है जो एग्जीक्यूटेबल है, जिनको आपको कंपाइलर एग्जीक्यूट कर सकता है। उसका मतलब हो गया कि कमेंट्स वगैरह जो है ये चीजें जो है ना वो आउट हो गई। तो अब सिर्फ कमेंट्स को निकाल दो। सिर्फ हमारे पास एक यही लाइन कमेंट्स की थी। एक्चुअल जो LOC है आपका इस स्पेसिफिक कोड में वो 12। बाकी आप देखोगे सारी की सारी जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूटेबल है, सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी। उनमें कंपाइलर जो आपको कोई ना कोई एरर जनरेट करके देगा अगर आपने उनमें से कोई चीज गलत की। हाँ, इसमें इसको कंपाइलर सिरे से इग्नोर कर देता है, उसको पता ही नहीं होता कि ये कोई कमेंट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इस सूरत में जो है आपके पास कोई एरर नहीं आएगा, तो ये आप शामिल नहीं करोगे। ये LOC को काउंट करने का तरीका। तो आज हमने मैट्रिक्स और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो 4-5 मशहूर से मॉडल्स थे उनको कवर किया है। काफी मुश्किल और कह लो कि खुश्क से चीजें हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मेन थीम आपको समझा सकूं। कल इंशाल्लाह हम टेस्टिंग शुरू करेंगे, वो आगे थोड़े से मजे की है। और एक दो और चीजें हैं जो कि हाथ से करने वाली, यानी कि उनको बाकायदा प्रैक्टिकली करके समझ आएंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि हम 2 दिन के बाद जो है ना सॉफ्टवेयर इसको इंजीनियरिंग को खुदाफिज कह देंगे और आप अपना थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पे शिफ्ट हो जाए। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन इसमें?